आइए सुनते हैं असगर वजाहत द्वारा रचित एक रचना 8वां आश्चर्य, कथा श्रुति की आवाज़ में। लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि अगर किसी छोटे शहर में होती तो किसी मंत्री पुत्र ने उसे उठवाने की कोशिश ज़रूर की होती, या उसके नाम पर 2-4 बार चाकू चलते। अगर नहीं तो कम से कम 100-50 कविताएं तो लिखी ही जाती, 1500 प्रेम पत्र मिलते। अगर बहुत बड़े शहर में होती तो फिल्मों और सीरियलों में काम के ऑफर मिल गए होते, विज्ञापन एजेंसियों के गुरु घंटालों ने डोरे डाले होते। साहित्य, कला, संस्कृति प्रेमियों से बच जाती तो रंगमंच और नृत्य वालों ने तो छोड़ा ही ना होता। मतलब यह कि लड़की खूबसूरत थी, यात्रा में थी और साथ उसका पति था, या हो सकता है होने वाला पति हो, या ये भी हो सकता है कि कभी ना होने वाला पति हो। लड़की को देखकर सुरूर चढ़ता था, ऐसा जैसे एक छोटा पैग लगा लिया हो। लड़के को देखकर लगता था किसी ने छोटे पैग में नींबू निचोड़ दिया हो। लड़की की उम्र करीब 20-21 रही होगी। उसके साथ लड़का 28-30 के करीब का था। दोनों ने रंग उड़ी नीली जीन्स, जैकेट, एक रंग और डिज़ाइन के जूते पहने थे। दोनों ने घड़ियाँ भी मैच करती हुई लगाई थीं। दोनों का जोड़ा बड़ा फब रहा था। हो सकता है मैं केवल मर्दों के नज़रियों से कह रहा हूँ, लेकिन लड़की लड़के के मुकाबले में गजब की चीज़ थी। उसके सीधे रेशमी बाल कंधों पर पड़े थे और जेवर के नाम पर नाक में बस हीरे की कील थी, जिसकी चमक कल्पना के हिंद महासागर में उतर जाने के लिए काफ़ी थी। चेहरे पर बेफिक्री और मस्ती थी। जीन्स और जैकेट में उसका शरीर फुलझड़ियाँ छोड़ता सा लग रहा था। लड़की और लड़का हम लोगों को ट्रेन पर ही दिखाई दिए थे। दिल्ली से वे भी हमारी तरह ताज एक्सप्रेस में बैठे थे और जैसा कि अनुमान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आगरा देखने जा रहे थे। मैं ट्रेन में भी लड़की को घूर रहा था। मुझे 1-2 बार पत्नी ने टोका भी था। पत्नी जब भी मुझे लड़कियों को घूरते पाती है, टोक देती है। ये टोकना आंखों के भाव वे सब कुछ कह देते हैं, शायद ज़ुबान भी ना कह पाती। सामने की सीट पर तो नहीं, लेकिन लड़की ट्रेन के डिब्बे में ऐसी जगह बैठी थी कि उसे सीधा देखा जा सकता था। मेरे पास मेरी पत्नी बैठी थी। पत्नी की गोद में मुन्ना सो रहा था और पत्नी के बराबर 7 साल की मुन्निया यानी हमारी बेटी बैठी थी। सपरिवार आगरा घूमने का ख्याल पत्नी के दिमाग में आया था। कारण यह था कि मुन्निया को आगरे का पाठ अच्छी तरह समझाने के लिए आगरा दिखाना ज़रूरी है। मेरे लिए सब बराबर था। अगर पत्नी आगरा के बजाय मेरठ कह देती तो दूसरी ट्रेन पर बैठ जाता, बीकानेर कह देती तो तीसरी ट्रेन पर बैठ जाता और इटावा कह देती तो चौथी। मतलब यह कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पर था। चाहे जिस नेचर का काम होता, मेरे लिए सब बराबर यानी सब ऑफिशियल होता। गाड़ी के आगरा पहुंचने से पहले हमारे डब्बे में कंडक्टेड टूर वाले आ गए थे। चूँकि उन्होंने बताया था कि सरकारी है, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने उनसे टिकट ले लिए थे। स्टेशन के बाहर ही उनकी बस खड़ी थी और उतरते ही हमको बस का नंबर बता दिया गया कि जाओ उस पर जाकर बैठ जाओ। बस तक कुछ लोग जल्दी पहुंच गए थे, कुछ बाद में पहुंचे। अब इत्तेफाक से स्थिति पैदा हो गई कि वे लोग जब बस में आए तो उन्हें एक साथ बैठने की सीट नहीं मिली। दोनों कुछ परेशान हो गए। मैंने ये परेशानी भांप ली और अपनी खिड़की वाली सीट छोड़कर पत्नी के बराबर आकर बैठ गया। मेरे ऐसा करने पर लड़की ने थैंक यू या ऐसी किस्म का शब्द बोला था। लड़का खामोश था। मैंने दिल ही दिल में कहा था, अरे इस पर थैंक यू कह रही हो, अभी तुमने मुझे देखा कहाँ है? आजकल के ज़माने में तुम्हें मेरे जैसे आदमी मिलेंगे कहाँ? ये तो तुमने मेरी एक झलक भी नहीं देखी। देखो, सहारा के रेगिस्तान में ऊँटों का एक कारवां चला जा रहा है। नीचे झुलसा देने वाली रेत है और ऊपर तपता हुआ सूरज है। ऊँटों की ज़बानें लटक आई हैं। हबशी गुलाम नाकों को पकड़े इस तरह चल रहे हैं जैसे शताब्दियाँ बीत गई हों। उन्हें चलते चलते एक ऊँट पर हाथी दांत की महफिल है। उस पर चीनी रेशम के पर्दे पड़े हैं। वह गुलाब के इत्र से महक रही है और उसके अंदर तुम एक झीनी सी नकाब डाले बैठी रेगिस्तान में कुछ देख रही हो। तुम्हारा जिस्म इतना नाजुक है कि उस पर परछाई भी बोझ लगती है। फ़र्ज़ करो तुम्हारा बाप अब्दुल कद्दूस बिन हसन हीरे ज़वारात का व्यापारी है।
और इस्तांबुल से हेरात जा रहा है। अचानक कारवां रुक जाता है। कारवां में एक आदमी तुम्हारे बाप अब्दुल कद्दूस बिन हसन की हत्या कर देता है और तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करना चाहता है। उसी वक्त एक अदना सा गुलाम यानी मैं एक छोटी सी तलवार लेकर उसे ललकार दूं। वह मेरी तरफ देखकर हंसता है और अपने आदमियों से कहता है कि सिरफरे को मसल डालो, लेकिन जल्दी ही उसे मेरे मुकाबले के लिए आना पड़ता है। तलवारें ऐसी कौंधती हैं कि ढलते हुए सूरज की रोशनी मन पड़ जाती है। खलनायक की भयानक चीख और तुम मेरे पसीने से भीगे चौड़े चकले सीने पर सिर रखकर सिसकियाँ लेने लगती हो। मैं कहता हूँ, नहीं हसीना, मैंने तुम्हें जीत कर एहसान नहीं किया। तुम आज़ाद हो, जिसको चाहो अपना सकती हो, लेकिन तुम मेरे कदमों पर। सुनो जी, इस तरह तो घूमने का कोई फ़ायदा नहीं, पत्नी ने कहा। क्यों, क्या बात है? मैं चौंक गया। आप क्या सोचे जा रहे हैं? मुनिया को बताते जाइए ना, आप तो आगरा कई बार आ चुके हैं। हाँ हाँ, सुनो बेटी, वो रेगिस्तान है। रेगिस्तान? पत्नी ने हैरत से कहा। ओह सॉरी, मतलब शहर है। पत्नी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, मुनिया तुम मेरे पास आ जाओ। और उन्होंने मुन्ने को मेरी गोद में दे दिया। कंडक्टेड टूर शुरू हो चुका था। ऐतिहासिक इमारतों के सामने बस रुकती थी। सब उसमें से उतरते थे। गाइड अंग्रेज़ी में बताना शुरू करता था। कुछ पर्यटक विदेशी भी थे। गाइड का पूरा ध्यान उनकी तरफ था। वह जानबूझकर कुछ उल्टे सीधे तथ्य बताकर उन्हें हंसाने की कोशिश भी कर रहा था। लड़की और लड़का भी ग्रुप के साथ थे। मैंने पाया कि वे आपस में अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। इस पर बहुत आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे लगा था कि वे आपस में तो उस भाषा को बोलते होंगे जो उनके देश की भाषा होगी, यानी गुजराती, बंगला, तमिल या कुछ और। वैसे ये दोनों किसी ऐसी जगह के लग भी नहीं रहे थे जहाँ लोग सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, क्योंकि वे हिंदी बड़ी सरलता से समझ रहे थे। कंडक्टेड टूर के गाइड की बातें धीरे धीरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थीं। वह इतिहास नहीं जानता था। यह बात बर्दाश्त से बाहर नहीं था, बल्कि यह थी कि वह इतिहास पुरुषों का ही नहीं, हर उस चीज़ का मखौल उड़ा रहा था जो शानदार थी। मिसाल के तौर पर फतेहपुर सीकरी में वह अकबर बादशाह की पत्नियों का जिक्र निकाल बैठा। हरम की बातें चटकारे ले लेकर सुनाने लगा। उसकी बातचीत से साबित हुआ कि अकबर के सामने बड़ी चुनौती हरम की औरतों को काबू में रखने की थी। ऐसी बातों पर मेरी टीका टिप्पणी पत्नी के साथ जारी थी। मैं पत्नी को समझा रहा था कि यह षड्यंत्र है। देश को अपमानित करके पैसा कमाने का काम कितना घृणित है। यह गाइड जो अकबर की बर्बरता के किस्से सुना रहा है, वह क्यों नहीं बताता कि 16वीं शताब्दी में उस जैसा उदार और सहिष्णु राजा पूरे यूरोप में नहीं था। ये बातें सुनकर कुछ देर पत्नी खामोश रही, फिर बोली, तुम अभी चुप रहो, तुम्हारी बातें घर में सुनी जा सकती हैं, अभी गाइड की बातें सुनने दो। मुझे पत्नी पर गुस्सा आ गया और मैं चुप हो गया। अब गाइड से मेरे खामोश सवाल होने लगे। मेरे हर सवाल पर गाइड बगले झांकने लगता, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं थे। गाइड बता रहा था, यहाँ बादशाह शतरंज खेलता था, मोहरों की जगह लड़कियाँ बैठती थीं और जो मोहरा पिट जाता उसे कत्ल कर दिया जाता था। सच? बूढ़ी अंग्रेज़ और अमेरिकन औरतों की आंखें फटी रह गईं। गाइड मुस्कुराया। जवाब में वे भी हंसी। बर्बरता? एक फुसफुसाई। मैंने दिल में यह तय कर लिया था कि मैं गाइड की लिखित शिकायत करूँगा, लेकिन लिखित शिकायतों पर होता क्या है? देश में कागज़ की कमी है और सरकार के पास इतने कार्यालय नहीं हैं जहाँ शिकायती चिट्ठियाँ रखी जा सकें। गाइड से मेरे खामोश सवाल शुरू हो गया। मिस्टर गाइड, क्या आपको मालूम है कि 16वीं शताब्दी में हमारे देश में लोहे का उत्पादन यूरोप से अधिक था? गाइड की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। यही नहीं गाइड महोदय, आपको मालूम है कि अकबर जिस कक्ष में खाना खाता था वहाँ उसने ईसा और मरियम की तस्वीर लगा रखी थी, जबकि वह ईसाई नहीं था। गाइड महोदय, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गाइड ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेज़ हमसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने 50 साल के अंदर लगभग पूरे देश का अधिकार जमा लिया था। गाइड महोदय, आपने पंडित सुंदरलाल की पुस्तक भारत में अंग्रेज़ी राज पढ़ी है? खैर, ना पढ़ी होगी, लेकिन पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि आदिम
और बर्बर जातियों ने सदा सभ्य और विकसित जातियों पर विजय पाई है। गाइड महोदय, क्या आप जानते हैं गुलामों के घृणित व्यापार में इंग्लैंड की महारानी की भी पूंजी लगी हुई थी? महोदय, अवसारवादिता, छल कपट द्वारा स्वार्थ सिद्धि, मनुष्य विरोधी कार्य, छीना झपटी की आप चाहे जो सभ्यता कहें, संसार तो नहीं कहेगा। यहाँ बादशाह जंगली जानवरों की लड़ाई देखता था, यहाँ बैठकर बादशाह संगीत सुनता था, यहाँ बैठकर शराब पीता था, यहाँ सोता था। मैंने पत्नी से कहा, यह क्यों नहीं बता रहा कि अकबर की लाइब्रेरी में 24,000 किताबें थीं। उसने महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद ही नहीं कराया था, उस पर चित्र भी बनवाए थे। पत्नी ने कहा, यह सब तुम क्यों नहीं बताते हो इन लोगों को? मैंने कहा, मैं गाइड थोड़ी हूँ। गाइड से चिढ़ और ऊब कर मैं लड़की की ओर ध्यान देने लगा। वे दोनों एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाल ली थी और विदेशियों की तरह होठ तर कर रही थी। लड़के ने अपनी जैकेट कंधे पर डाली थी। वे दोनों साथ के लोगों से ना तो बातें कर रहे थे और ना उनके करीब ही आ रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे इतिहास और वर्तमान से ज़्यादा एक दूसरे में रुचि ले रहे हों। हाँ, वे कभी कभी विदेशी पर्यटकों में से एक दो से बात कर लेते थे। मैं लड़की और लड़के के सामने एक दो बार इस तरह आ गया कि उनको मुझसे कुछ बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो चुप रहे। धीरे धीरे वे मुझे घमंडी लगने लगे। लंच टाइम में गोरे और काले बट गए थे। गोरे या तो सिर्फ फल ले रहे थे या अपने साथ ही लंच पैकेट लाए थे। हम काले लोगों के लिए खाने की दुकानों और चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। पंजाब से लेकर केरल तक के पकवानों का ढेर लगा था। कम पैसे में ज़्यादा खाना खाने का तरीका थाली है। हम दोनों ने एक थाली और एक प्लेट बड़ा सांभर मंगा लिया और प्यार से चट कर गए। खाना खाकर मुनिया को बाथरूम कराने के लिए मैं कोई एकांत जगह देख रहा था तो मैंने लड़की और लड़के को बैठे देखा। उन लोगों ने एक बड़े पत्थर को मेज़ बना डाला था। उस पर कागज़ के नैपकिन बिछाकर सैंडविच और कॉफ़ी का थर्मस रखा था। एक दो फल भी थे। आमने सामने दो छोटे पत्थरों की कुर्सियां बनाई थीं। उन पर वे दोनों बैठे खा रहे थे। लड़की सैंडविच इस तरह कुतर रही थी कि गिलहरी को मात दे रही थी। ये कैसा खाना है जहाँ पानी ही नहीं, बिना पानी के कैसा खाना। वाह भाई वाह। दोनों पर गुस्सा नहीं चिढ़ आई। लगा यार हद कर दी। अरे सीधे साधे खाना खाते, ये क्या मजाक कर रहे हैं। इनके बाप दादा क्या ऐसी तरह खाते होंगे? अंग्रेज़ों का ठीक है, जो चाहे करें, इससे मतलब क्या। लेकिन यार अपने बंदे यानी हिंदुस्तानी भाई इस तरह की बेवकूफ़ी में पड़ जाएं तो तकलीफ़ ही होती है। अरे भाई सादा खाना ही खाना चाहते हो तो दाल रोटी खाओ, और सादा चाहिए तो साथ में सत्तू बांध लेते। मैं मुनिया को वापस लाकर पत्नी के पास आया तो मेरे मुंह से अपने आप निकला, नहीं जी नहीं, अपने बंदे नहीं हैं। पत्नी ने आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या बात है? दोनों सैंडविच खा रहे हैं। पत्नी पूरी तरह ना समझ पाई, पर इतना ज़रूर समझ गई कि मैं किसी के फटे में टांग डालने वाला अपना पसंदीदा विचार कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ तुम्हें ना घर में चैन है ना बाहर चैन। तुम्हें उल्टा सीधा सोचने की क्या पड़ी रहती है? क्या मैं उल्टा सीधा सोचता हूँ? तो क्या यहीं पर लड़ोगे? मैं चुप हो गया, पर लड़की लड़के पर गुस्सा सख्त आ रहा था। सूरज में तपिश बढ़ गई थी। मैंने सोचा यार इतनी गर्मी में दोपहर का खाना खाकर कोई अगर पानी नहीं पीता तो। लंच टाइम ख़त्म हो गया। गाइड फिर आ गए। उन्होंने किले के अंदर ही किसी रेस्टोरेंट में लंच किया था और फोकट में किया था, क्योंकि उन्हें जैसी प्यारी डकारें आ रही थी वैसी पैसे देकर किए भोजन में नहीं आती। धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। सबसे पहले गोरे लोग आ गए, फिर काले लोग आने लगे। गाइड साहब ने बताया कि अब हम ताजमहल देखने जा रहे हैं। ताजमहल के सामने बस रुकी तो दस्तकारी की चीज़ें बेचने वाले लोग आ गए। उन्होंने बस को घेर लिया। इस बीच लड़की और लड़का नज़रों से ओझल हो गए। गाइड ने पहले ही बता दिया था कि ताजमहल देखने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त दिया जाएगा। बहरहाल जब मैं, पत्नी और बच्चे ताजमहल के बाहरी दरवाजे से अंदर घुस रहे थे तो लड़की ने होठों को ताज़ा लिपस्टिक लगाई थी, बाल बनाए थे। शायद किसी तरह की क्रीम लगाने की वजह से चेहरा दमक रहा था। लड़के ने भी,
लगता था हाथ मुंह धोकर कंघा वगैरह किया है। वे दोनों ताजमहल देखकर विदेशी पर्यटकों की तरह खुश हो रहे थे। गाइड ताजमहल की सुंदरता और उसका महत्व बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस कि गलत जगह पर, यानी ताजमहल के सामने कर रहे थे। ताजमहल देखकर हम लोग बाहर निकले और बस की तरफ बढ़े तो संसार का 8वां आश्चर्य देखने को मिला। बस के पास चाट वाले ठेले पर लड़की और लड़का गोलगप्पे खा रहे थे। मैं उन्हें पहले तो एकटक देखता रहा, फिर मुस्कुराया, फिर हंसी आ गई, फिर पत्नी की तरफ देखा। पत्नी उधर वहीं देख रही थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखता पाया तो बोली, इससे बड़ी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं चाट खाते जोड़े को देख रहा था। मैंने कहा, हाँ, इससे बड़ी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।